हम सोम जो है, सोम सोम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिसके बगैर कुछ हो ही नहीं सकता, राइट। तो चलिए हम बात करते हैं आगे। जैसे कि प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या होता है कि जैसे कोई भी कॉलम, जैसे कि हम कॉलम की एक एग्जांपल के तौर पे कॉलम की बात करते हैं, तो कॉलम में क्या होता है कि कॉलम एक ब्रिटल मटेरियल है, राइट, ब्रिटल मटेरियल है। और ब्रिटल मटेरियल क्या होता है कि कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है बट टेंशन में वीक होता है। यदि आपने उस पर टेंशन कहीं पर भी किसी भी जगह में यदि वो टेंशन आ गया उसमें, है ना, तो ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुरंत ब्रेक हो जाएगा, राइट। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि जो एक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं कि जैसे कि जो मटेरियल है, कंप्रेशन वाला जो मटेरियल है, उसको रिइंफोर्स करने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम जहां पर भी जिस जिस एरिया में क्या टेंशन आ रहा है, तो उस एरिया में क्या कर देते हैं, हम स्टील लगा देते हैं। जैसे कि आपने देखा भी होगा, जैसे कि जब बिल्डिंग बिल्डिंग का काम किया जाता है और जब स्लेब डालते हैं, तो स्लेब डालते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि उस स्लेब के निचले हिस्से में क्या स्टील बिछाया जाता है। क्यों बिछाया जाता है? बिकॉज ऑफ क्या होता है कि देखो, सारी चीजें हम पढ़ेंगे आगे। न्यूट्रल एक्सिस होती है, न्यूट्रल एक्सिस के जस्ट नीचे में एक तो ऊपर में क्या होता है, कंप्रेशन आता है, एंड नीचे में टेंशन, है ना। या नीचे में टेंशन या ऊपर में कंप्रेशन। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि जो सरिया है उसको हम टेंशन की जगह में क्या करते हैं, उसको प्लेस करते हैं, राइट। चलिए, तो हम आगे बात करते हैं। तो सोम में हम जो डिफॉर्मेबल बॉडी है उसके बारे में हम बात करेंगे। समझ रहे हो? डिफॉर्मेबल बॉडी मतलब कि आपने क्या किया, जैसे कि कोई बार लिया, क्या लिया, बार लिया, और बार में आपने क्या किया कि भाई उसे आपने खींचा, है ना, खींचा तो उसमें डिफॉर्मेशन आएगा, राइट। खींचा तो टेंशन दिया तो डिफॉर्मेशन आएगा। जैसे कि हम कोई एक स्टील रॉड ली जिसको हमने लोड अप्लाई किए, लोड अप्लाई करने के बाद में उसमें 8 mm का डिफॉर्मेशन आ गया, राइट। 8 mm का डिफॉर्मेशन आ गया, तो उसमें से 8 mm का डिफॉर्मेशन, जब आपने लोड रिमूव किया तो उसमें 1 mm क्या हो गया, वापस चले गया, 1 mm वापस चले गया। देन उसके बाद में 1 mm वापस चले गया, और उसके बाद में 7 mm जो है उसी के अंदर वो डिफॉर्म रह गया, उसी के अंदर, मतलब कि उसी के अंदर कहने का मतलब कि वो 7 mm बढ़ा का बढ़ा ही रह गया, और 1 mm जो है पीछे चले गया आपका, है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जो 1 mm है, 1 mm क्या हो गया, यहाँ पे इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो गया, राइट। बात समझ में आ रही कुछ? वो जो 1 mm है वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो गया। देन आपका जो 7 mm बच गया था वो क्या हो गया, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो गया। समझ रहे हो बात को, है ना। ये चीज होती है। तो प्लास्ट दो चीज, इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है आपके सोम में, और एक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे। तो जो 1 mm वापस जब चले गया वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन, इसे ही हम क्या, सोम में पढ़ेंगे। समझ रहे हो बात को? इसे ही हम कहाँ पढ़ेंगे, सोम में पढ़ेंगे। और जो आपका आपका जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन उसकी स्टडी हम करेंगे कहाँ, उसकी स्टडी हम करेंगे स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर जो आपका सब्जेक्ट होता है एक, है ना, उसमें हम उसकी स्टडी करने वाले हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो 7 mm जो डिफॉर्मेशन बच गया था उसकी स्टडी हम कहाँ करेंगे, स्टील, आरसीसी, है ना, फॉर्मिंग एनालिसिस, इन सारे सब्जेक्ट में हम इसकी स्टडी करेंगे। अब क्या होता है कि अब कोई स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर डिजाइन होता है, तो क्या होता है कि इलास्टिक मटेरियल से ही हम क्या करते हैं, देखो, इलास्टिक मटेरियल से ही हम उस स्ट्रक्चर को नहीं बना सकते, बिकॉज ऑफ इलास्टिक मटेरियल से यदि बनाना चाहेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हेवी कॉस्टली हो जाएगा, राइट। तो हम क्या करते हैं कि इलास्टिक मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल एंड अदर सारी सारी चीज़ों को मिला के क्या बनाया जाता है, स्ट्रक्चर डिजाइन होता है, राइट। स्ट्रक्चर क्या होता है, आपका डिजाइन होता है। ऐसा नहीं कि भाई आपने सिर्फ इलास्टिक ही मटेरियल से आपने कोई भी स्ट्रक्चर बना दिया। बिल्डिंग क्या इलास्टिक ही मटेरियल से बन जाएगी? नहीं बनेगी। तो इसीलिए आपको स्ट्रक्चर जो सब्जेक्ट है उसके बारे में भी काफ़ी ना, मतलब पता होना चाहिए कि भाई कब कौन सा मटेरियल का यूज करना है, राइट। हम आगे बात कर लेते हैं। तो
तो क्या होता है कि जो हमारा इलास्टिक डिफॉर्मेशन है, जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन है वो लोड रिमूव करने के बाद में कितना वापस चलेगा, है ना, यही बस इतना ही अपने को सोम में स्टडी करना है। देन बाकी जो है जो बाकी है आपका वो हम अदर सब्जेक्ट में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए। तो अब सिर्फ अब बताओ, सोम जो है इतना बड़ा सब्जेक्ट, जो सोम है सिर्फ इलास्टिक डिफॉर्मेशन, सिर्फ इलास्टिक 1 mm, ओनली 1 mm जो वापस गया था उसी के बारे में स्टडी है बस, है ना। और जो 7 mm जो रह गया वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, वो अदर अदर सब्जेक्ट की कहानी है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो चलिए अब इलास्टिक डिफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं और देन उसके बारे में हम सारी चीजें आगे देखते चल जाएंगे। इलास्टिक डिफॉर्मेशन इसके इसके वजह से बहुत, मतलब इसके बाद में फिर हम बहुत ही डीपली 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 अंदर जाते चले जाएंगे और बहुत ही अच्छे से सब्जेक्ट को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए। तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन में भी दो प्रकार के आपके डिफॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, एक होता है लीनियर एंड एक होता है नॉन लीनियर। ठीक है, तो जो नॉन लीनियर है हम उसकी स्टडी नहीं करते, है ना, उसकी स्टडी नहीं करते, बट लीनियर की स्टडी हम करते हैं और करेंगे। राइट, तो लीनियर की कहने का मतलब क्या है कि जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, समझ रहे हो, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। और आपका जो लीनियर है ना, स्ट्रेट लाइन यदि, जैसे कि स्ट्रेट लाइन आपका नॉन लीनियर यदि कर्व बन रहा है तो उसको हम स्ट्रेट लाइन ट्रीट करके हम क्या करते हैं, उसको डिजाइन करते हैं, तब डिजाइन कर पाते हैं। राइट, तो बट इसके बारे में हम स्टडी नहीं करेंगे जो नॉन लीनियर है। चलिए, तो आगे हम बात करते हैं। जो माइल्ड स्टील होता है उसको हम यूटीएम यूटीएम पे टेस्ट करेंगे। यूटीएम पे टेस्ट करते तो हमको लोड डिफॉर्मेशन का कर्व मिलेगा, लोड डिफॉर्मेशन का कर्व मिलेगा। उसके बाद में हमको क्या, उससे हम कन्वर्ट करके क्या कर देंगे, स्ट्रेन कर्व में, स्ट्रेस कर्व में आपको उससे कन्वर्ट कर देंगे। तो कोई भी, यदि हम कोई भी मटेरियल लेते हैं जिस पे हम टेस्ट करते हैं, है ना, जिस पे हम टेस्ट करते हैं, तो सबसे पहले हमको क्या मिलता है, अ, सबसे पहले हमको क्या मिलता है, लोड डिफॉर्मेशन कर्व। देन उसके बाद में उसको हम कन्वर्ट करते हैं स्ट्रेन कर्व में। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब रही बात क्या, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व। तो आपने सबसे पहले क्या किया कि लोड अप्लाई किया। लोड अप्लाई करने के बाद में, लोड अप्लाई करने के बाद में आपने, देखो, आपने जस्ट लोड अप्लाई किया। तो लोड अप्लाई किया तो ये आपका पॉइंट ए तक आपका जो है, ये वाला पॉइंट ए है ना, ये पॉइंट ए तक के आपने लोड अप्लाई किया तो ये लीनियर गया। ठीक है, लीनियर गया तो ये क्या हुआ, हुक्सला यहाँ पे अप्लाई होगा, हुक्सला वैलिड होगा, नहीं, हुक्सला अभी आगे भी वैलिड होगा। ठीक है, फिर आपका बी पॉइंट तक के आपका हुक्सला वैलिड रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होता है, चलो देखते हैं, है ना। ये जो ए पॉइंट है, यहाँ तक के लिए हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट बोलते हैं। और ये आपका बी पॉइंट तक इलास्टिक लिमिट बोला जाता है। राइट, इलास्टिक लिमिट बोला जाता है। सी पॉइंट तक, सी पॉइंट को हम अपर यील्डिंग पॉइंट बोलते हैं एंड डी पॉइंट को लोअर यील्डिंग पॉइंट बोलते हैं। और ये आपका जो डी टू ई है ये यील्डिंग पार्ट होता है। ठीक है, यील्डिंग पार्ट। ठीक है, चलिए। अब इसके बाद में क्या हुआ कि जो आपका बी पॉइंट है ना, बी पॉइंट है, वो वहां तक आपका हुक्सला वैलिड रहता है। ठीक है, वहां तक आपका क्या, हुक्सला वैलिड होता है। तो अब यहीं पे आप क्या होता है कि ए टू बी, कहने का मतलब ए टू बी हल्का सा जो कर्व है डेविएट होता है, हल्का सा कर्व डेविएट होता है, बट जो बट आपका हल्का सा डेविएट होता है, बाकी इतना भी नहीं होता कि जो जहां पर हुक्सला वैलिड ना हो पाए। राइट, ठीक है, तो वहां पर हुक्सला वैलिड हो जाता है। आगे बात करते हैं। अब क्या होता है कि जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन बहुत ही हाई रेट से आपका बढ़ रहा है ना, स्ट्रेन अप बी बी पॉइंट के बाद में स्ट्रेन अप आपका हाई रेट से बढ़ रहा है। राइट, देख रहे हो ना, जैसे कि बी पॉइंट पहुंचा उसके बाद में स्ट्रेन एकदम से बढ़ा, और यहाँ से जो स्ट्रेन बढ़ रहा था वो, एक तो स्ट्रेस भी बढ़ रहा था, देन आपका स्ट्रेन भी बढ़ रहा था। ठीक है, चलिए, तो आगे हम बात कर लेते हैं। राइट,
तो आपका बी पॉइंट तक इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो गया, बी पॉइंट तक इलास्टिक डिफॉर्मेशन जिसकी हम स्टडी करेंगे, क्या सोम प्लस स्ट्रक्चर दोनों में स्टडी करेंगे। उसके बाद में आपका पॉइंट डी टू पॉइंट जी, है ना, पॉइंट डी टू पॉइंट जी, क्या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, इसकी स्टडी हम करेंगे। स्टील, आरसीसी, कंक्रीट, फॉर्मिंग एनालिसिस, ये सारी चीजों में अपन इसकी स्टडी करेंगे, राइट। अब यहाँ पे जो इल्डिंग पार्ट है इसे हम इल्डिंग प्लेटू बोलते हैं, है ना, इल्डिंग इल्डिंग प्लेटू, इल्डिंग रीजन, है ना, ये सारी चीज अपने को देखने को मिलती है। अब यहाँ पर ये जो है डी टू ई पॉइंट, ये क्या, परफेक्टली प्लास्टिक रीजन, परफेक्टली प्लास्टिक रीजन, रीजन जहाँ जिसको हम क्या, इसको हम ये भी बोलते हैं कि लूडस लाइन डेवलपमेंट। यहाँ पे क्या होता है कि लूडस लाइन डेवलप होती है। तो लूडस एक साइंटिस्ट थे, तो उन्हीं ने ये सारी, उसी ने ये इसको थोड़ा सा मतलब अपना क्या कहना चाहिए, उसका लूडस साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर है, तो इसे लूडस लाइन डेवलपमेंट भी बोला जाता है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं ई टू एफ पॉइंट की, ई टू एफ पॉइंट की, तो स्ट्रेन हार्डनिंग, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन हार्डनिंग, राइट। अब इसके बाद में है कि जो पॉइंट हमने यहाँ पे कट किया है, तो यहाँ पर यदि हम, चलो हमने क्या बोले कि भाई पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट से बी पॉइंट तक के हुक्स लॉ वैलिड है, क्या हम यहाँ पे पॉइंट ई टू एफ हुक्स लॉ वैलिड कर सकते हैं? पॉइंट ई टू एफ हुक्स लॉ वैलिड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिकॉज बिकॉज क्या है कि यहाँ पे लीनियर रीजन नहीं है, है ना, लीनियर रीजन नहीं है ना, तो यहाँ पे हम हुक्स लॉ वैलिड नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या होता है कि हॉफमैन इक्वेशन यूज किया जाता है, हॉफमैन इक्वेशन, राइट, हॉफमैन इक्वेशन, जी एफ इक्वल्स टू के स्ट्रेन की पावर एम एंड स्ट्रेन की पावर एन। तो ये इसके बारे में हम स्टडी यहाँ पे नहीं करेंगे। ओके, आगे बात करते हैं एफ एफ पॉइंट को हम बोलते हैं नेकिंग फॉर्मेशन। यहाँ से अब नेकिंग फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में फिर जैसे कि स्ट्रेन हार्डनिंग हुआ था ई टू एफ, वैसे ही एफ टू जी स्ट्रेन सॉफ्टनिंग होता है, राइट, स्ट्रेन सॉफ्टनिंग। फिर उसके बाद में पॉइंट जी आपका हो जाएगा अल्टीमेट फ्रैक्चर, ठीक है। जो आपका जी पॉइंट है वो अल्टीमेट फ्रैक्चर, जो कि 45 डिग्री पे आपका फ्रैक्चर हो जाता है, राइट। तो फिर उसके बाद में माइल्ड स्टील में क्या होता है, अपन माइल्ड स्टील की स्टडी इसलिए करते हैं कि भाई आपका जो पॉइंट्स है, पॉइंट्स मतलब कि ए पॉइंट क्या है, ए पॉइंट क्या होता है, बी पॉइंट क्या है, सी पॉइंट क्या है, ये सारी चीज़ें जो है ये आपका माइल्ड स्टील में पूरा क्लियरली विजिबल हो जाता है। इसलिए हम माइल्ड स्टील पर टेस्ट करते हैं और आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है ड्रा करते हैं। नेकिंग पॉइंट पे, अल्टीमेट फ्रैक्चर पॉइंट पे क्या होता है कि 25 टू 40% डिफॉर्मेशन आपका आ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में हम आगे बात कर लेते हैं। तो ये था आपका स्ट्रेन कर्व, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कोई भी मटेरियल को टेस्ट करने के लिए, कि ये मटेरियल किस तरीके से बिहेव करेगा स्ट्रक्चर, जैसे कोई स्ट्रक्चर अपने को बनाना है तो उस टाइम किस तरीके से बिहेव करेगा। तो ये सारी चीजें आपको स्ट्रेन कर्व से पता हो जाती है, ठीक। चलिए, तो हमने जैसे कि ए टू बी, जो ए टू बी पॉइंट होता है उसको हम क्या करते हैं, वो उसे हम क्या करते हैं कि एक डेविएट होता है, बट उसे स्ट्रेट लाइन हम मान लेते हैं, है ना, स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं कि क्योंकि वहाँ पे फिर हुक्सला वैलिड कर देते हैं, राइट। पर वो जो है ना, ए टू बी जो पॉइंट है वो वहाँ पे एकदम स्ट्रेट नहीं है, उसे हम मान लेते हैं, राइट। चलिए, 1 to 2% डिफॉर्मेशन आपको वहाँ पे देखने को मिलता है। आगे की बात करते हैं। तो पूरे शोम एंड स्ट्रक्चर में सिर्फ, है ना, सिर्फ हम फार्मूला, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो आपका कहने का मतलब, देखो, सोम और स्ट्रक्चर में सिर्फ एक फार्मूला से ही सब फार्मूला डिराइव होते हैं, है ना, एक फार्मूला से सब फार्मूला डिराइव होते हैं। कहने का मतलब ये है कि भाई जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वहीं से आपकी सारी चीज निकल के आएगी, ठीक है। तो स्टील रॉड, राइट, चलिए स्टील रॉड हम लेते हैं, उसको 100 mm आपका 100 mm की स्टील रॉड लिए,
अब उसमें हमने क्या लोड अप्लाई किया और लोड अप्लाई करने के बाद में स्ट्रेन आया, राइट। स्ट्रेन आया तो स्ट्रेन एक्चुअल में होता क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, राइट। तो स्ट्रेन आपका लगभग आया क्या, 0.12 आया, 0.12 आपको स्ट्रेन देखने को मिला 8 पॉइंट बी, है ना। जो बी पॉइंट है आपका 0.12 का स्ट्रेन देखने को मिला, ठीक है। तो इतना ही हम सोम एंड स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, समझ रहे हो बात को। इलास्टिक डिफॉर्मेशन की स्टडी करते हैं अपन, सोम एंड स्ट्रक्चर में ओनली इलास्टिक डिफॉर्मेशन की हम बात करते हैं, राइट। तो ये बहुत कम है ना। हमको तो ऐसा लग रहा है कि ये बहुत कम है, बट यदि हमने इसकी स्टडी नहीं करे, यदि हमने इसकी स्टडी नहीं करे तो बहुत ही क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, समझ रहे हो। यदि इसकी स्टडी नहीं करे तो कोई स्ट्रक्चर हम क्या स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर अपन बना ही नहीं पाएंगे, राइट। चलिए अब आगे बात करते हैं। प्लास्टिक जो डिफॉर्मेशन है बहुत ही ज़्यादा होता है, किसके कंपेयर में, इलास्टिक डिफॉर्मेशन के कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, है ना। बट सोम एंड स्ट्रक्चर में ओनली हम स्मॉल डिफॉर्मेशन की ही स्टडी करेंगे। सब हम इसमें क्या एफबीडी बनाएंगे, देन आपका सारे फोर्सेस वगैरह को बैलेंस करेंगे, देन आपका जो जो भी इलास्टिक डिफॉर्मेशन जो भी दिक्कत आएगी उस सारी चीज को अपन फाइंड आउट करेंगे, राइट। अब रही बात सोम में हम एक्सलरेशन एक्सलरेशन वेलोसिटी ये सारी चीजें की बात नहीं करते, ये सारी चीज की बात करते हैं अपन का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, इन सारी चीजों की बात हम करते हैं, ठीक। अब आगे बात करते हैं, सराउंडिंग से कोई रिलेशन नहीं रहेगा अपना, है ना। सराउंडिंग से जैसे कि कोई मटेरियल है, वो मटेरियल ऐसा एकदम से मूव कर गया तो उसकी वेलोसिटी पता कर लिए, एकदम से ये हो गया, तो वो सारी चीज हम यहाँ पे नहीं बात करेंगे। और यहाँ पे सिर्फ बात करेंगे स्टैटिक मटेरियल की, स्टैटिक स्ट्रक्चर की, ठीक है। सब कुछ बैलेंस रहेगा यहाँ पे, सॉरी, सब कुछ बैलेंस रहेगा, कोई स्ट्रक्चर मूवेबल नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। जैसे कि हम बीम एंड कंक्रीट लेते हैं, है ना। बीम एंड कंक्रीट, स्टील वगैरह सारी ये चीज लेते हैं, तो इसमें क्या होता है कि एक बीम एंड कंक्रीट की बात कर लेते हैं, एक रबर की बात कर लेते हैं। तो ये बीम है, ये कंक्रीट की कोई बीम है या स्टील की कोई बीम है, ठीक है, जिसपे अपन ने पी लोड अप्लाई किए और वो डेल्टा डिफॉर्मेशन यहाँ से हुआ, राइट। डेल्टा डिफॉर्मेशन आपका यहाँ तक हुआ। अब वहीं पे, सॉरी, वहीं पे आपने क्या किया, रबर की बीम लिया, जो कि हार्ड एक रबर की बीम लिया, उस पर पी लोड अप्लाई किया और वो भी डिफॉर्म होके डेल्टा डिफॉर्म होके यहाँ से हो गया, ठीक है, यहाँ तक चला गया। तो इसमें थीटा डिफॉर्मेशन है, यहाँ पे आपका थीटा डेस आया, बट यहाँ पे अधिक आया, है ना, ये अधिक आया, राइट। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि डेल्टा इक्वल्स टू पी एल क्यूब बाई 48 ई आई हो गया ना, ये आपका यहाँ पे डिफॉर्मेशन आया, ठीक है। बट यहाँ की हम बात करें, यदि रबर की हम बात करें, तो ये डेल्टा इक्वल्स टू पी एल क्यूब बाई 48 ई आई नहीं रहेगा, है ना। ये भाई मटेरियल आपका जो आपकी बीम है वो सेम लेंथ की है ना, सेम लेंथ की, सब कुछ सेम है, बट मटेरियल डिफरेंट है। यहाँ पे रबर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बीम की बात कर रहे हैं, तो बीम मतलब कंक्रीट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया, आपका जो रबर है उस पर आपने लोड अप्लाई किया, तो वो क्या हो गया कि भाई एकदम से 40, जो पी एल क्यू बाई 48 ई आई है, ये नहीं हो पाएगा, बिकॉज बिकॉज क्या, देखो अब आगे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमने डिफ्लेक्शन निकाले, है ना। निकालने के लिए क्या किया, कर्वेचर की इक्वेशन का यूज करते हैं, ठीक है। डिफ्लेक्शन निकालने के लिए कर्वेचर की इक्वेशन का यूज करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, कर्वेचर, जो कर्वेचर है, कर्वेचर की इक्वेशन क्या होता है, 1/ER, है ना। 1/ER इक्वल्स टू डी 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 स्क्वायर, ठीक है। ये आपका हो जाएगा डी की पावर 2 y n dx स्क्वायर, ठीक है। मतलब कि जो आपका कहना चाहिए डिफ्रेंशिएशन है वो 2 टाइम्स है, राइट। और डिवाइड में आपका 1+dy, ये सारी चीज यहाँ पे ये हो गया, ये कर्वेचर की इक्वेशन है, ठीक है। ये हम फिजिक्स एंड आपका हिस्ट्री वगैरह, ठीक है, मतलब फिजिक्स एंड ये सारी चीज में अपन पढ़ते थे।
ठीक, चलिए अब आगे बात करते हैं। अब इसमें 1/r=d, ये चीज नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? जो आपका रबर है, हार्ड रबर है ना, जो रबर है हम इसकी स्टडी नहीं कर पाएंगे, राइट, इसकी स्टडी हम नहीं कर पाएंगे। अब इसके बाद में आज आगे जरा देखना, जो डी वाई बाई ये होता है, ये जो बहुत ही कम होता है ना, बहुत ही कम होता है, और इसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे और फिर उसके बाद में ये लगाएंगे तो ये नेग्लेजेबल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, वन, राइट, वन। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 1/r=d स्क्वायर, डी स्क्वायर बाय 1 dx स्क्वायर, ये चीज हो जाएगी, राइट। तो ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद में क्या होता है कि भाई इसको हम क्या कर लेते हैं, m/ei=d²y/dx², ये चीज आपकी यहाँ पे निकल कर आ जाती है। तो m/i ये वाला फार्मूला यहाँ पे आपको मिल जाता है, m/i=e/r=f/y, ठीक है, ये आपका फार्मूला यहाँ पर मिल जाता है, m/i=e/r=f/y, राइट। तो यहाँ से ये चीज आपको डिराइव होकर मिलती है, ठीक है। तो ये था आपका, चलिए ये था आपका यहाँ तक का आज का सेशन, और आगे हम और भी बात करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और एक एक चीज हम यहाँ पे कवर करते चले जाएंगे, राइट। चलिए, थैंक यू।